अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहाँ से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत अहम टॉपिक है। बहुत सारे लोगों का ना एक मेजर कंसर्न था कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, हम हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, लेकिन विद टाइम हम चाहते हैं कि हम सेफ इन्वेस्टमेंट करें। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ साथ थोड़ी थोड़ी स्विंग ट्रेडिंग करें, या हम कब स्टार्ट करें, या हमें कब करना चाहिए, या हमें उसको किस तरीके से। और हमारा पोर्टफोलियो भी बड़ा नहीं है, हमारे पास पैसे भी ज़्यादा नहीं है, हम मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम 20K की इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहते हैं। तो उसके साथ किस तरीके से हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी मैनेज करें, स्विंग ट्रेडिंग भी करें। तो और उसमें एक कह लें कि इतने ये जो बजट है 20K का, ये कोई ज़्यादा बड़ा बजट नहीं होता, और उसके अंदर स्विंग ट्रेड भी करना और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को भी मैनेज करना, वो कैसे किया जा सकता है, उसकी आज हम एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आज की थोड़ी सी मार्केट की बात करते हैं कि आज KSE 100 का जो इंडेक्स था वो किस तरीके का था। और ये आप खुद भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट किया आप देख सकते हैं। बेसिकली ये प्रिडिक्शन नहीं है KSE 100। सो आप कैसे उसको एनालाइज करते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है, आप वो जाकर देख सकते हैं, जिसको देखने के बाद आप खुद मार्केट को डेली बेसिस पे एनालाइज कर पाएंगे कि आज किस तरह का इंडेक्स था और उस इंडेक्स से क्या हो रहा होता है असल में। तो सबसे पहली बात यह है कि आज जो वॉल्यूम था, ये आज वॉल्यूम तकरीबन कल के निस्बतन ज़्यादा ही था। ये 375 मिलियन का रहा। जो वैल्यू ट्रेडेड हुई आज वो तकरीबन 23.7 बिलियन की थी, यानी जिन पैसों का लेन देन चला वो 23.7 बिलियन थे। मार्केट की ओपनिंग आज 162,444.28 पर थी, और लास्ट डे की जो मार्केट की कह लें कि पॉइंट्स थे वो थे 162,163.81। मार्केट नेगेटिव के साथ क्लोज हुई 2,062 रुपीज़ के साथ। मार्केट -1.27% के साथ क्लोज हुई 160 के। जो ट्रेंड है अभी इस वक्त ना, पिछले 2-4 वीक से जो है तकरीबन 3 वीक्स पहले तक आप देख रहे थे कि मार्केट एक बहुत बड़े हाई पॉजिटिव पॉइंट्स ले रही थी और ऑल टाइम हाई दे रही थी। 9 मई के बाद और 6 मई के बाद वाले जो वाकयात थे जंग के, उसके बाद के मैक्सिमम हाइज हमने देखे, और उसके बाद एकदम से मार्केट डाउन हुई। तो अल्टीमेटली मार्केट ने अप एंड डाउन दोनों देने होते हैं, क्योंकि उसने स्विंग ट्रेडर्स को भी उसके अंदर एंट्री लेने का मौका प्रोवाइड करना होता है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट हर टाइम आपकी पॉजिटिव में मूव करती रहे। तो इस वक्त मार्केट जो है ना, वो जिन कह लें कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स के दरमियान में मूव कर रही है, उसमें जो रेजिस्टेंस जोन्स अभी मार्केट को देखने पड़ सकते हैं वो 158 का, 157 का है। यानी कि अगर मार्केट नीचे गई तो 158 को टच करेगी, 157 को टच करेगी, और फिर उसके बाद 155। अगर मार्केट अपसाइड पे मूव करती है तो वहाँ पर जो आपके जोन्स हैं वहाँ पर 163, 161 पहले, फिर 163 है, और फिर 167, और फिर अगर 167 को क्रॉस करती है तो फिर ये अल्टीमेटली 171 और फिर 180 की तरफ मूव कर सकती है, लेकिन अभी नहीं कर रही है। और अभी जो चीज़ें इम्पैक्ट है वो ये है कि कल के हवाले से ये हो सकता है कि मार्केट जो है वो गैप ओपनिंग दिखाए, क्योंकि मार्केट ने आज भी थोड़ी सी जो अपनी नेगेटिव पॉइंट्स थे उसको एंड पर क्लोजिंग के टाइम पर रिकवर करने की कोशिश की, क्योंकि मिक्स्ड किस्म के मैक्रो इन्फ्लुएंस की न्यूज़ आ रही थी। पहले कुछ अफगान पाकिस्तान जंग के हवाले से एक नेगेटिव न्यूज़ थी, फिर देन उसके बाद हवाले से एक सेकेंड राउंड की जो सिटिंग है उसकी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिली। इसी तरह से पाक सऊदिया जो न्यूज़ है उनके आपस में जो कोलैबोरेशन हैं उसके हवाले से पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिली। और फिर सेक्टर वाइज जो है वो अर्निंग्स आ रही हैं, तो उनमें से कुछ अर्निंग्स जो है वो प्रेशर बिल्ड कर रही थी ओवरऑल। तो इस तरह की मुख्तलिफ न्यूज़ जो हैं वो ओवरऑल एक इम्पैक्ट डाल रही थी, लेकिन कोई भी मतलब क्लियर पिक्चर नहीं बन पा रही थी।
सो वो हम कल एक गैप ओपनिंग देख सकते हैं और उसके साथ फिर मार्केट अभी भी कह लें कि अगर ये डाउन की तरफ जाती है तो अल्टीमेटली वो जो 10-20% कैश की मैं बात करती हूँ कि ट्रेड बैलेंस में होना चाहिए, उसका इस्तेमाल करें, अच्छे स्टॉक्स के अंदर एंट्री लें। और अगर मार्केट जो है वो आपकी अपसाइड की तरफ मूव करती है तो वहाँ आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको वैसी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, और अगर आप जो है स्विंग ट्रेडर हैं तो वहाँ पर आपकी प्रॉफिट बुकिंग का मौका आता है। सो अब आज के हवाले से हम बात करेंगे कि ये जो स्विंग ट्रेड के साथ साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इसको किस तरीके से हम बैलेंस आउट कर सकते हैं और इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आज देखें, अगर जब आप हर महीने 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आप असल में लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं। यानी आपके जो शेयर्स हैं आपने अगर 1 से 5 साल तक रखने हैं, और लेकिन आप चाहते हैं कि साथ स्विंग ट्रेडिंग शुरू हो ताकि आपकी जो है आप एक कह लें कि एक जंक अमाउंट या एक बल्क अमाउंट एक साथ अर्न करना चाहें, तो उसके लिए जो टाइम पीरियड होता है स्विंग ट्रेड के लिए वो कितना हो सकता है। तो देखिए स्टार्टिंग में जो है ना, आपने एक चीज़ माइंडसेट बना के चलना है। अगर आप ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं और वो अभी बस इस फील्ड को स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने आज ही 20,000 रुपये पहली बार डाले हैं या वो पिछले 2-4 महीनों से डाल रहे हैं और वो इस पूरे कॉन्सेप्ट को, स्टॉक मार्केट को एक आसान तरीके से, एक कह लें कि बगैर किसी बर्डन के, बगैर बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को बगैर समझने के इसको आसानी से लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है कि आप ये समझ के चलें कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहे हैं 1 से 5 साल की। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आपने अगर स्विंग ट्रेड करनी है तो उसका मतलब आपके लिए इंटरडे ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंटरडे ट्रेडिंग तो अल्टीमेटली वैसे भी अगर आपके नाम पर शेयर्स नहीं हो रहे होते हैं उसमें बहुत सारे शरई मसाइल भी आ जाते हैं। उसके लिए आपको अपने इस्लामिक स्कॉलर से मशवरा करना चाहिए। और अगर आप जैसे स्विंग ट्रेड करते हैं यानी 2 से 3 दिन की, तो उसमें क्या होता है कि आपके नाम पर शेयर्स भी हो चुके होते हैं, लेकिन जो आप अगर बिगिनर होते हैं तो उसमें आपके लॉस का जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, आपका फियर ऑफ मिसिंग आउट बढ़ जाता है और बहुत सारे प्रेशर आप पे बिल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको अपनी एज अ बिगिनर अगर आप स्विंग ट्रेड में एंटर हो रहे हैं तो आपका जो ड्यूरेशन है वो आपको 5 दिन से लेकर 3 हफ्ते तक अपने माइंडसेट में रखना चाहिए कि मैंने मिनिमम 5 दिन होल्ड करना हो सकता है। अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है कोई मसला नहीं है, आप उससे पहले एग्जिट कर लें 5 दिन से पहले। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर नहीं आ रही और आपने एक एंट्री ले ली है और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तब आप 5 दिन से 3 हफ्ते तक का जो टाइम पीरियड है वो अपने लिए एज अ स्विंग ट्रेडर सेलेक्ट करके रखें। तो उसमें आपको कोई ना कोई मौका जो है वो मिल जाता है एक अच्छा, जहां से आप एग्जिट भी ले सकें और आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकें। तो यहां से हमें ये समझ आ गया कि पहला फेज क्या है कि आपने अपनी बुनियाद बनानी है। अब आपकी बुनियाद, आपकी जो बिल्डिंग फाउंडेशन है वो क्या होगी, वो होगी आपकी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। उसके साथ आप करना क्या चाहेंगे, आप करना चाह रहे हैं कि एक्टिव प्रॉफिट कमाना, यानी कि आप स्विंग ट्रेड्स भी करना चाह रहे हैं, आप प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाह रहे हैं कुछ जगहों पे। सो इन दोनों फेजेस को, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज को कैसे हम बैलेंस आउट करते हैं या किस तरह से इनको ड्यूरेशंस में देख सकते हैं, अब वो देखते हैं। अगर इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप पहले 12 महीने सिर्फ पोर्टफोलियो बनाने में लगाएं। यानी अब एक पर्सन है जिसकी 20K की मंथली इन्वेस्टमेंट है, तो वो इस दौरान में हर महीने 20K इन्वेस्टमेंट करता रहे अपने अच्छे स्टॉक्स में। अब वो अच्छे स्टॉक्स क्या हो सकते हैं वो भी हम आगे चल के बात करते हैं। फिर आपका जो 13 से 18 मंथ का ड्यूरेशन है, इस दौरान में आपने पहले तो आपने सिर्फ अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की है, उसके साथ साथ अब आपने चार्ट्स की स्टडी स्टार्ट की है, आपने RSI को देखना शुरू किया है, आपने स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर्स को देखा है, आपने मूविंग एवरेजेस को देखना है, आपने कैंडल स्टिक पैटर्न्स को एनालाइज करना है। वो सब चीज़ें इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते जाएंगे इस चैनल पर भी, ताकि आप लोगों के ऊपर बर्डन भी ना हो और आप चीज़ों को बहुत आसान तरीके से समझें। और फिर वहाँ पर जब आप इन चीज़ों को एनालाइज करें तो आप फिर घोस्ट ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें। यानी आप रियल मनी, बहुत सारे लोग होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि हमारी रियल मनी जो है वो इन्वॉल्व हो और हमें नुकसान हो, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 तरीके कर सकते हैं। अगर तो आप रिस्क होल्डर हैं तो फिर आप चार्ट्स की एनालिसिस के साथ साथ ही आप रियल मनी के साथ मूव कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करें कि आपने एनालिसिस किए, आपने समझा, आपने लिखा अपने पास रिकॉर्ड किया कि मैंने इतनी ट्रेड, इतना ये खरीद लिया, उससे आपको अंदाज़ा होना शुरू होगा। वो घोस्ट ट्रेडिंग कहलाती है कि ओके मैंने ये खरीदा लेकिन आपने उसमें ओरिजिनल पैसा नहीं डाला। डेमो अकाउंट्स जो हम अक्सर कहते हैं कि उसके थ्रू आप जो है किसी भी ऐप का डेमो अकाउंट ओपन कर लिया और उसके थ्रू आपने अपनी एक ये जो 13 मंथ से लेके 18 मंथ का जो ड्यूरेशन है, या अगर आप इससे पहले करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आपने अपने घोस्ट ट्रेडिंग के थ्रू अपने पैटर्न्स को एनालाइज करना स्टार्ट किया। फिर आप जो 13 से 18 मंथ है उसके अंदर आप फिर रियल मनी के साथ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये टोटली आपकी अपनी पर्सनल चॉइस और आपके पर्सनल रिस्क फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब
18th मंथ के बाद आपको ये चीज़ एनालाइज होना स्टार्ट हो जाएगी कि आपका जो बेस है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका होगा, यानी जो लॉन्ग टर्म है ना आपका इन पोर्टफोलियो वो एक स्ट्रॉन्ग बन चुका होगा, उसको आपने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। तो उसके बाद आपका जो 20 से 30% कैपिटल है वो आप स्विंग ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी अगर हम इस सब चीज़ों को समराइज करें शॉर्ट में तो वो ये होगा कि फ़ेज़ 1 के अंदर आप 100% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे। फ़ेज़ 2 के अंदर जो आपका 13 से 18 मंथ होगा उसमें आप 80% इन्वेस्ट कर रहे होंगे, 20% कैश रिजर्व कर रहे होंगे। थर्ड फेज़ के अंदर आप 70% लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे होंगे और 30% स्विंग ट्रेड्स। अब इसके थ्रू क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर आप एक स्विंग ट्रेड के थ्रू कुछ ज़्यादा मनी अर्न कर रहे हैं और 70% आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी साथ साथ ही मैनेज हो रहा है। यानी अगर आपको किसी ट्रेड में नुकसान भी हुआ है तो वो लॉन्ग टर्म के अंदर जो आपका बेस स्ट्रॉन्ग है उसके थ्रू रिकवर भी हो सकता है। तो अब आप शुरू में कर क्या सकते हैं, जो फर्स्ट 12 मंथ्स हैं, जो बिल्कुल बिगिनर्स हमारे साथ आज जुड़े हैं या अब इस जर्नी में हमारे साथ आते जा रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, आप लोग क्या कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप KMI30 इंडेक्स को फॉलो कर सकते हैं, आप मेज़ान इंडेक्स को कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोगों का सवाल ये था कि मैं मेज़ान इंडेक्स की बात क्यों नहीं करती, क्योंकि और भी बहुत सारे इंडेक्स मौजूद हैं, JS इंडेक्स मौजूद है, HBL का है, UBL का है, जो मतलब बहुत सारे और भी नॉन कॉम्प्लाइंट शरिया कॉम्प्लाइंट जो इंडेक्सेस हैं वो मौजूद हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर बात करूँ तो मैं उसमें आपको गाइडेंस ज़रूर बता दूँगी कि उसमें क्या कंपोजिशन है, वो क्या बेनिफिट है, या उनका 5 साल का डिफरेंसेस क्या रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो उसके हवाले से इंपॉर्टेंट होंगी। लेकिन मैं प्रेफर शरिया कॉम्प्लाइंट करती हूँ। मेरी खुद की पोर्टफोलियो के अंदर तकरीबन ही सारे ही शेयर्स जो हैं वो शरिया कॉम्प्लाइंट ही होते हैं, और वजह यही है कि इनके ऊपर एक ट्रस्ट भी होता है, सेकेंडली इनमें रिस्क फैक्टर कम होता है, थर्डली ये एक किस्म के मुझे लगता है कि इससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये स्टॉक्स जो हैं वो शरिया नहीं है बेस्ड। तो ये एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, हर पर्सन की अपनी पर्सनल चॉइस है, वो अगर बैलेंस कर सकते हैं, वो उसके तमाम उनके पास टाइम है और वो उसको उन स्टॉक्स को एनालाइज करके उसके जो मैनेजमेंटल इश्यूज़ में से शरिया बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं अगर उसको खुद सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सो ये उनकी अपनी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो फिर जो स्टॉक्स आपके पास शरिया कंप्लाइंट है आपको उसकी तरफ ही रहना चाहिए। अब अगर हम ये बात करें कि आपने जब एक इन तरह के स्टॉक्स में आपके पास कौन से अहम स्टॉक हैं, इसमें मेज़ान बैंक आ जाता है, एंग्रो होल्डिंग आ जाता है, एंग्रो फर्टिलाइज़र है, फातिमा फर्टिलाइज़र है, लकी सीमेंट है, हब पावर है, PSO है, सिस्टम है, OGDC, ये सारे बहुत अच्छे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज वाले स्टॉक्स हैं जो लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। और बीइंग अ पाकिस्तानी आपने किन चीज़ों को एनालाइज कैसे करना है, आपने ये देखना है कि आप एक तो आपने ये नहीं करना कि आपकी पोर्टफोलियो हो इन्वेस्टमेंट जो है वो 20,000 की, और आपने पूरा का पूरा KMI30 भी आप अगर फॉलो करना चाहें आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको प्रेफर यही करना चाहिए कि आप स्टार्टिंग में 5 से 8 कंपनीज़ के अंदर ही रहें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कंपनीज़ की तरफ मूव करेंगे तो अब क्या होगा कि उनकी जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। अब अगर कोई और ये ना करें कि सारा एक ही उसमें भी डाल दें, वो भी नुकसान की बात है। कुछ शुरू की 12 कंपनीज सेलेक्ट कर लें, 13 कर लें, 8 कर लें, 10 कर लें। उससे फ़ायदा ये है कि आपका ना ये जो 12 मंथ का पीरियड होगा इसके अंदर आपके पास ना बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन भी होगा और नंबर ऑफ़ शेयर्स ज़्यादा होंगे। तो जब कभी आप अगर उसको बेचेंगे भी तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। अदरवाइज़ क्या है कि अगर आपने किसी कंपनी के 5 शेयर लिए हुए हैं, किसी के 4 लिए हुए हैं, किसी के 3 लिए हुए हैं, अब 30% भी आपको अगर फ़ायदा हो रहा है तो आप उसमें से फ़ायदा कितने ही ले लेंगे, 200 रुपये, 300 रुपये, और वो 200-300 रुपये पे भी आपका तकरीबन 15 से जो है वो तो कैपिटल गेन टैक्स कट जाएगा, और बाकी आपका ब्रोकरेज और बाकी जो चीज़ें हैं उस तरह की वो आपकी डिडक्ट हो जाएंगी। सो उन चीज़ों को भी आपने ही कंसीडर करना है। तो इस तरीके से अपने शेयर्स, नंबर ऑफ़ शेयर्स भी आपके लिए जो है वो बहुत मैटर करते हैं जब आप एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में मूव कर रहे होते हैं। तो शुरू में 1-2 कंपनीज से शुरू कर लें, फिर आगे 8-9 और मैक्सिमम आप 15 कंपनीज तक ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और उन कंपनीज के हवाले से आपने किन चीज़ों को एनालाइज करना है, उनको आपने अब कैसे कंपेयर करना है। यानी KMI30 की अगर आप कंपनीज देखकर चल रहे हैं तो उनमें से आप कौन सी अच्छी कंपनीज अब आप सेलेक्ट करेंगे। एक तो सेक्टर वाइज डिफरेंट कंपनीज सेलेक्ट कर लें, दूसरा आप फंडामेंटल एनालिसिस करें कि उसकी P/E रेशियो देखें। इस पर हम ऑलरेडी एक ब्रीफ डिस्कशन कर चुके हैं, अगर आप कहेंगे तो दोबारा भी कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। आप अर्निंग ग्रोथ देखें, EPS देखें, आप उनका डिविडेंड देखें कि वो कंपनीज उनकी डिविडेंड यील्ड कितनी है, कंपनी का सेक्टर और उसकी स्टेबिलिटी देखें, पाकिस्तान में आने वाले वक्त में उसकी परफॉर्मेंस देखें, ये देखें कि अब आगे इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं तो और उसकी तरफ हुकूमत जो है वो सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है। सो उसमें कौन सी
कंपनी होगी जो बेहतर परफॉर्म करेगी, पाकिस्तान में पेट्रोल या एनर्जी रिजर्व्स जो हैं उसके हवाले से कौन सी कंपनीज बेहतर करेंगी, कौन सी कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट में हमारे काम कर रही हैं, और जब डॉलर का कह लें कि मैक्रो इन्फ्लुएंस आएगा तो वो स्टेबल रहेंगी उसके दौरान में। तो और कौन सा बैंक सेक्टर ऐसा है जो आपके पास हर कंडीशन के अंदर एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकता है। आप फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं तो उसमें आपने कहाँ मूव करना है। सो इस तरीके से अपने आप को उस कंडीशंस में रखें और सोचें कि पाकिस्तान में आप पर्सनली क्या यूज़ कर रहे हैं या इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं जो बेहतर परफॉर्मेंस दिखाती हैं, और फिर उसको और फंडामेंटल एनालिसिस को, उनकी कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते जाएं और उसके हिसाब से देखते जाएं। और अब आपने जब देख लिया, आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब वहाँ से क्या हुआ, हर मंथ आपने उसमें इन्वेस्ट करते जाना है। वहाँ से जो डिविडेंड्स आ रहे हैं आपके ऊपर है, आप डिविडेंड इंजॉय करना चाहते हैं आप डिविडेंड इंजॉय कर लें, अगर नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप कंपाउंडिंग करेंगे। कंपाउंडिंग किसी भी चीज़ की जा सकती है, ये एक टर्मिनोलॉजी है, यानी कि आपने जो डिविडेंड आया वो पैसे भी आपने उसके अंदर प्योरिफिकेशन करने के बाद उसके अंदर ऐड कर दिए, और इस तरीके से जो है अब ये डिविडेंड जो है आपका वो कंपाउंडिंग के अंदर चला गया। और आपकी जो आफ्टर 1 ईयर की कह लें कि इन्वेस्टेड अमाउंट होगी वो तकरीबन मान लेते हैं 2.4 लाख के अराउंड हो गई। तो अभी आपका एक लॉन्ग टर्म जो बेस है मार्केट के लिए वो तैयार हो गया। अब आप इसके साथ साथ स्विंग ट्रेड में किस तरीके से एंटर करेंगे। तो जब आपने स्विंग ट्रेड में एंटर करना है ना, तो आफ्टर ये आपका जो तकरीबन 12 से 18 मंथ का पीरियड होगा, वहाँ पर आप जो है तकरीबन 3 से 5 कंपनीज का जो पोर्टफोलियो है उसको लेके चलें। ठीक हो गया। अब आपने वहाँ पर क्या देखना है, वहाँ आपने टेक्निकल इंडिकेटर्स देखने हैं, वहाँ पे आपने RSI देखना है, मूविंग एवरेजेस देखनी है, वॉल्यूम देखना है कंपनी का, और कंपनी के पिछले कुछ वीक्स को आपने मॉनिटर करना है। कम से कम आपने 20 और 200 डेज जो है इसको, और 50 डेज, ये 20, 50, 200, ये 3 चीज़ें डेज के हवाले से आपने RSI, मूविंग एवरेज और वॉल्यूम, इनमें आपने इसको चेक करना है। मार्केट के ट्रेंड को देखना है कि वो बुलिश हो रही है या बेयरिश हो रही है। और इस स्टेज पर आपने ना अपने सारे पैसे नहीं लगा देने अब भी, तब आपने क्या करना है, तब भी आपने अपना जो लॉन्ग टर्म आपकी एडिशन है उसमें 10 से 15 हज़ार आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाने हैं, और 5 से 10 हज़ार के साथ स्विंग ट्रेड पहली कुछ हफ्तों में आप शुरू करें। अब इसमें ये जो 5 से 10 हज़ार रुपये ना, इसमें आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, बहुत बार आपको नुकसान भी होगा, लेकिन ये होगा कि आप इसमें सीख पाएंगे, आप रियल मनी के साथ भी सीख पाएंगे, और आपको समझ आएगा कि अच्छा कितना % जो है वो टैक्सेस में जा रहा है, कितना % जो है वो आपका लेवरेज चार्जेस में जा रहा है, SST में जा रहा है, और उसके साथ ब्रोकरेज में कितना जा रहा है, और आप इसको किस तरीके से, अगर आपने कितने अमाउंट के शेयर्स लिए होते हैं तो आप किस तरीके से उसमें मूव करते हो। फिर बहुत सारी कंपनीज को टेस्ट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं जो स्विंग ट्रेड के लिए होती हैं वो वॉलेटाइल देखी जाती हैं कि वो 2 से 5% के अपसाइड पे मूवमेंट दिखाती हैं, और फिर वो अगेन उसमें नीचे आ जाती हैं। बाज़ औक़ात फिर वो एक लॉन्ग जंप लेती हैं और फिर वहाँ पर कंसोलिडेशन फेज में जाती हैं। ऐसी कंपनीज जो है ना वो मोस्टली कंसोलिडेशन, जो आप स्विंग ट्रेड जिन कंपनीज के साथ करते हैं वो होती हैं जिसमें मोस्टली जो है ना वो कंसोलिडेशन फेज लंबा होता है, और उसी के अंदर कंपनीज एक बार लॉन्ग जंप लेती हैं फिर कंसोलिडेशन फेज में रहती हैं। तो आप जो है उस तरह की कंपनीज को एनालाइज कर पाएंगे, और फिर आप ज़्यादा मनी के साथ भी उसमें 18 मंथ्स के बाद का जो आपका पीरियड होगा उसके अंदर आप उसको एनालाइज कर पाएंगे। अभी जो वोलेटाइल स्टॉक्स हैं वो आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें एक बात ये हो गई कि ये 5 से 15% का अप और डाउनफॉल दिखा सकती हैं 2 से 3 वीक्स के अंदर। इनमें बाज़ औक़ात क्या होता है, एकदम से बहुत कुछ कंपनीज होती हैं जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होती हैं और वो 5 से 10%, 30% तक भी ऊपर जाती हैं, और फिर क्योंकि वो अपनी मार्केट वैल्यू से, फेयर वैल्यू से ज़्यादा ऊपर जा चुकी होती हैं, तो अल्टीमेटली हमने ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंसेप्ट को समझा था, सो वो वाले फेज़ में चली जाती हैं। वहाँ उन्होंने फिर कंसोलिडेशन लेनी होती है, जैसे अभी लकी सीमेंट ने ली या मैपल लीफ सीमेंट ने ली, और इसी तरीके से PSO ने ली। बायो फार्मा ये तकरीबन 155 से लेके 170 के अंदर ट्रेड होता है। सिटी जो है वो तकरीबन 80 से 100 के। और ये मैं आपको कोई कह लें कि मशवरा नहीं दे रही कि आपने इन्हीं स्टॉक्स में मूव करना है, आपने खुद एनालाइज करना है उन चीज़ों को, उसके साथ साथ आपने अपने एनालिसिस ज़रूर खुद करने हैं। ये सिर्फ मेरा अपना पर्सनल जर्नी का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आपने इसमें टेक्निकल टूल्स को देखना है। आपने देखना है कि RSI अगर 30 के करीब है, यानी तो आप ओवरसोल्ड है तो एंट्री का मौका है।
अगर 50 डे मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज जो है उसको आपने एनालाइज करना है कि उससे आपका अप ट्रेंड का अंदाज़ा हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वहाँ से आपको कंफर्मेशन मिलेगी। एग्जिट पॉइंट के वक्त में आपने देखना है कि RSI क्या ओवर बॉट की तरफ चला गया है कि नहीं चला गया है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन्स को आपने एनालाइज करना है और उसके थ्रू जो है आप इसमें अपनी एग्जिट और एंट्री जो है वो ईजिली प्लान कर पाएंगे। अगर हम इसके अलावा बात करें कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक आपने प्राइस देखी और उसका 20% हिट हो गया। अच्छा, जब भी ना चीज़ें अपसाइड की तरफ मूव करती हैं तब हमें ना एक ग्रीड आ जाता है कि अब हम सोचते हैं कि ये शायद मज़ीद ऊपर जाएगा। आपने अपने अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं अंदाज़ा कि वो कितना परसेंट ऊपर जाएगा, तो अपने जहन में एक चीज़ फिक्स कर लें कि मैंने 20% प्रॉफिट लेना है, 15% प्रॉफिट लेना है और मैंने चीज़ बेच देनी है। उसके बाद वो चाहे 30% ऊपर जाए या 40% ऊपर जाए, वो आपका मैटर नहीं है। उसने जब उससे नीचे आना है आपने वहाँ से एंट्री लेनी है। डिसिप्लिन और फोमो, ये चीज़ें, फोमो को एग्जिस्ट कर दें अपनी लाइफ से और डिसिप्लिन को मेंटेन कर लें, तो फिर आप जो है वो स्विंग ट्रेड में स्टार्टिंग बिगिनर्स के लिए बातें हैं कि वो फिर इसके अंदर इजीली अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे। सो अगर हम इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल को कह लें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका 70% फिर भी इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर 20,000 का आपकी इन्वेस्टमेंट है तो 14,000 जो है मंथली आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में होगा, तो आपकी वेल्थ बनती रहेगी, डिविडेंड्स आते रहेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से बात करें तो आप एक टाइम पीरियड के बाद, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसमें आप 20% इन्वॉल्व कर सकते हैं 4,000 के अराउंड, जो आपको क्विक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स दे सकता है। कैश रिजर्व फिर भी आपके पास 10,000 होने चाहिए। आपके अगर स्विंग ट्रेड में भी अगर आपको एवरेजिंग की जरूरत पड़े या लॉन्ग टर्म के अंदर आपको डिप्स पे बाय करने की जरूरत पड़ेगी, तब आपका ये जो कैश रिजर्व है वो आपको इमरजेंसी बाय करने में हेल्प प्रोवाइड करेगा। और अगर अब हम इसके हवाले से प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो लॉन्ग टर्म के अंदर अगर बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर बात की जाए कि अगर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली हम 1 साल का, और फिर उसके बाद अगर देखा जाए कि ऐसी कंपनीज जो कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज चूज़ की हो अगर आपने, तो वो तकरीबन 10 से 20% तक के राउंड पे आपको अच्छा रिटर्न दे देती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप तकरीबन 28,000 से 48,000 तक का गेन ले रहे हैं पर ईयर का। इसमें डिविडेंड भी इन्वॉल्व हुआ है। और अगर हम स्विंग ट्रेड्स की बात करें तो आप तकरीबन 5 से 10% जो है मंथली अगर स्मार्टली उसको मैनेज करते हैं तो वो भी अर्न कर सकते हैं। यानी फिर आप एक अरसे के बाद जो आपका 28 से 48,000 का पर ईयर का डिविडेंड आपका कह लें कि पोर्टफोलियो आपको एंजॉय करवा रहा था, गेंस जो थे कैपिटल गेंस, उसमें फिर आप जो है वो 5 से 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 20,000 की अमाउंट के थ्रू आप आहिस्ता आहिस्ता अर्न करने के काबिल हो जाते हैं स्विंग ट्रेड्स के साथ भी। तो इसमें अगर हम माइंडसेट की बात करें तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको फंडामेंटल्स को मेंटेन करना होगा। वो लो रिस्क कंपनीज जो फंडामेंटली स्ट्रांग हों और पेशेंस उनका हाई होना चाहिए। जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो फिर जो इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ करना चाह रहे हैं, फिर वो प्राइस के मोमेंटम को समझेंगे। रिस्क जो है उसमें मॉडरेट लेवल का आएगा, यानी लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि सीखने का मौका यहाँ आपको डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट मौके आपको प्रोवाइड करेंगे और उसमें आप सीख पाएंगे। और यहाँ पे जो पेशेंस है वो भी फिर आपका मीडियम ही रहेगा। अब इसमें ये बात कर लेते हैं कि कौन सी जो गलतियां हैं जिनसे आपको बचने की ज़रूरत है। तो 12 महीने से पहले आप अगर एक बिल्कुल आपने आज अकाउंट ओपन किया, आपको नहीं पता कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, तो आपने पहले दिन ही स्विंग ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट करनी। आपको बहुत ज़्यादा आपका जो कैपिटल है उसका लॉस देखने को मिल सकता है। तो कम से कम भी आपको 12 महीने जो है ना वो स्विंग ट्रेड नहीं करना। आपने प्योर कैपिटल एक ट्रेड में नहीं लगाना। स्टॉप लॉस लगाना कभी मत भूलिएगा। रूमर्स पे आपने बिल्कुल नहीं चढ़ना। आपने चार्ट्स को ट्रस्ट करना है, फंडामेंटल कंपनीज के एनालिसिस को ट्रस्ट करना है, कंपनीज ने जो अपने प्रॉफिट्स और अपने अर्निंग पर शेयर्स दिए हैं उनको ट्रस्ट करना है आपने। और शॉर्ट टर्म के जो लॉसेज हैं और लॉन्ग टर्म स्टॉक्स जो हैं, वो एक तो शॉर्ट टर्म के जो लॉसेज हैं उनसे पैनिक नहीं करना और उसकी वजह से आपने अपने लॉन्ग टर्म के जो स्टॉक्स हैं उनको बेचना नहीं है। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म वाली पोर्टफोलियो को आपने मैनेज करके चलना है। ऐसा नहीं करना कि आपको एक ट्रेड में बहुत अच्छा बेनिफिट नजर आया तो आपने अपने सारे लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स बेच दिए और सारे पैसे वहां लगा दिए, फिर लॉस कंफर्म है आपका। सो आपने पेशेंस को मेंटेन करना है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को बिल्कुल नहीं छेड़ना। और रीबैलेंसिंग, आपने अपनी जो भी आपकी लॉन्ग टर्म की पोर्टफोलियो है उसको आप हर 6 मंथ्स के बाद रिव्यू कर सकते हैं। उसमें से जो वीक कंपनीज हैं उनसे रिमूव कर सकते हैं उनको, और जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं उनके अंदर जो अपनी वीक कंपनीज की मनी है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड की जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करें, अपने सक्सेस रेट को एनालाइज करें, खुद आपको ये चीज़ें करनी होंगी, अपनी रेशोज़ को एडजस्ट करें उसके हवाले से। और अगर समरी के हवाले से बात करूँ अगेन,
तो पहले 12 महीने अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को देखें, अपनी जो आपकी पोर्टफोलियो की आपकी इन्वेस्टमेंट है उसकी फाउंडेशन खड़ी करें, और फिर उसके बाद जो 12 से 18 महीने हैं उसमें आप स्टेबिलिटी और लर्निंग चार्ट्स के ऊपर फोकस रखें, और उसमें 80% इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, 20% जो है वो आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। फिर 18वें महीने के बाद आप जो है तकरीबन लॉन्ग टर्म और स्विंग को बैलेंस आउट करके चल सकते हैं। 70% होल्ड करें, 30% ट्रेड करें, डुअल इनकम फिर आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो उन लोगों के लिए थी जिनको ये चीज़ चाहिए थी कि हम अगर लॉन्ग टर्म के साथ स्विंग ट्रेड को करें तो कब शुरू करें और कैसे इसको बैलेंस करें और कितना परसेंट किस तरीके से लेके चला जा सकता है। सो इसमें हर पर्सन की अपनी राय हो सकती है, और हर पर्सन अपनी जो भी आपकी, अगर आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वो भी आप अपने कमेंट्स में हमारे मेंशन कर सकते हैं, ताकि जो और लोग हैं वो आपके कमेंट्स से फ़ायदा उठा सकें और एक फैमिली के तौर पे ग्रो कर सकें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।